Hello student, how are you? I hope you are fine. Myself am Deliasan, chemistry faculty, Ajmal Super 40. तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे नया टॉपिक, नया चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और ये चैप्टर लगभग पूरे फिजिकल केमिस्ट्री का निचोड़ है। मैक्सिमम चैप्टर के कंसेप्ट इसमें हम लोग को डिस्कस करने होते हैं, बहुत डेप्थ में नहीं, लेकिन कम से कम डिफिनीशन, एग्जाम्पल, सुपरफिशियली बहुत सारे कंसेप्ट इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे, खासकर ब्रिज कोर्स के स्टूडेंट पहले शायद ये टॉपिक पढ़ चुके होंगे, तो उनके लिए तो रिवीजन होगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, नॉन ब्रिज के स्टूडेंट हैं, उनके लिए ये नया टॉपिक होगा, नया चैप्टर होगा। तो हम लोग वन बाय वन करके देखते हैं। तो पहला जो टॉपिक है दैट इज द मैटर। तो इसमें हम लोग देखेंगे मैटर क्या होता है, जिसमें मास हो और स्पेस ऑक्युपाई करे, या क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, प्योर और मिक्सचर में भी होमोजीनस, हेट्रोजीनस, प्योर कंपाउंड एलिमेंट हो जाता है। फिर एलिमेंट का एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, सिंबल, ये सारा चीज़ हम लोग मैटर में डिस्कस करेंगे। जो सेकेंड टॉपिक है दैट इज अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। केमिस्ट्री में बहुत सारा हम लोग एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट करते हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल डाटा भी होता है, हैंडल करना होता है। तो उसको सिंपल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, एक्सपेरिमेंटल डाटा को कैसे एक्यूरेट बनाना है। तो इसमें अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, जब हम लोग मेजरमेंट करते हैं तो जो वैल्यू है वो पर्सन टू पर्सन, इंस्ट्रूमेंट टू इंस्ट्रूमेंट वेरी करता है। इसलिए वहाँ एक टर्म हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं, व्हाट इज एक्यूरेसी एंड व्हाट इज प्रिसीजन। फिजिक्स में भी ये हम लोग पढ़ते हैं। तो एक्यूरेसी और प्रिसीजन के टर्म में हम लोग मेजरमेंट को क्वान्टिफाई करते हैं। तो इसमें हम लोग जो है साइंटिफिक नोटेशन, सिग्निफिकेंट फिगर, राउंडिंग ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। साइंटिफिक नोटेशन, बहुत बड़ा से बड़ा संख्या को हम लोग सिंपल फॉर्म में 10 के पावर में लिखते हैं, उसी को साइंटिफिक नोटेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे मोल एक क्वांटिटी होता है और मोल बहुत बड़ा संख्या है, लेकिन साइंटिफिक नोटेशन में हम लोग उसको 6.02 इंटू 10 का पावर 23 के रूप में लिख सकते हैं। दिस इज इन्होंने साइंटिफिक नोटेशन, जब हम लोग 10 के पावर में एक्सप्रेस करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, किसी भी मेजरमेंट में जो सर्टेनिटी है और अनसर्टेनिटी है उसका जो सम होता है दैट इज सिग्निफिकेंट फिगर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे देयर आर सम रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ये कोई वैल्यू है 5.835 और इसको हम लोग को 3 सिग्निफिकेंट 3 डिजिट के रूप में आंसर लिखना है। तो ये आंसर होगा 5.84, यानी कि 3 के बाद 5 है, ये इससे बड़ा है तो 1 इंक्रीज कर देते हैं। तो ये सब मेथड है कि जो डेसिमल है और होल नंबर है उसको एक्यूरेट वे में कैसे लिख सकते हैं। तो इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर, इसके रूल होते हैं, हम लोग डिस्कस करेंगे। राउंडिंग ऑफ, डेसिमल को कैसे मिनिमाइज करेंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो 2 डिजिट में उसको कैसे लिखेंगे। जब 0.5 से ज़्यादा होता है तो 1 इंक्रीज कर देते हैं, 0.5 से कम होता है 1 डिक्रीज कर देते हैं। तो इस संख्या को 3 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए इसको हम लोग राउंड ऑफ कर देते हैं, यानी एक जो डिजिट है इसको रिमूव कर देते हैं। और इसके लिए रूल होता है दैट इन्होंने रूल फॉर सिग्निफिकेंट फिगर और राउंडिंग ऑफ। जो नेक्स्ट टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। तो जो डायमेंशनल एनालिसिस है या प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी है, ये कहता है कि किसी इक्वेशन में अगर जो है डिफरेंट टर्म है तो डायमेंशन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से सिमिलर होते हैं। ये हम लोग फिजिक्स में भी पढ़े होंगे। फॉर एग्जांपल फिजिक्स में हम लोग फार्मूला जानते हैं S = UT + ½ AT²। तो ये S डिस्टेंस होता है। तो ये जो टर्म है UT और ½ AT², इसका भी यूनिट जो है डिस्टेंस होगा। U और T का जो प्रोडक्ट होगा ये भी डिस्टेंस होगा। ½ AT² ये भी डिस्टेंस होगा अंडर ग्रेविटी। वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री में देखेंगे कि PV = RT, ये आइडियल गैसिफिकेशन है। और PV जो वर्क डन इन टर्म ऑफ प्रेशर वॉल्यूम, इन टर्म ऑफ एक्सटेंशन ऑफ गैस, ये वर्क डन होता है। इसको हम लोग प्रूव भी करते हैं। ये आ जाता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के रूप में, गैसियस स्टेट में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये वर्क डन है, तो ये क्वांटिटी भी जो है कि वर्क को रिप्रेजेंट करता है, इसका भी यूनिट जूल होगा।
तो दिस इज नोन एज डायमेंशनल एनालिसिस। इसके हेल्प से हम लोग अगर कोई नोन क्वांटिटीज़ है इक्वेशन में तो उसको हम लोग कंपेयर कर सकते हैं अदर अननोन क्वांटिटी से। दैट इज डायमेंशनल होमोजेनिटी। तो ये सब टॉपिक हम लोग एक एक करके बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। जस्ट अभी हम समराइज करना चाह रहे हैं तो कितना टॉपिक लगभग इस चैप्टर में डिस्कस करना है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ये केमिस्ट्री का सबसे बेसिक, ये केमिकल रिएक्शन से रिलेटेड सबसे बेसिक लॉ है और ये जो है केमिस्ट्री के सबसे अर्लियर लॉ है। जब केमिस्ट्री अभी इनिशियल स्टेज में था तब ये सारे लॉ इस्टेब्लिश किए गए एक्सपेरिमेंटल डाटा के आधार पर। फॉर एग्जांपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, कि मास कंजर्व होता है, जितना रिएक्टेंट का मास होगा रिएक्शन में, जितना रिएक्टेंट का मास होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास होगा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन, कि अगर वाटर है H2O तो उसका सोर्स कुछ भी हो उसका फार्मूला हमेशा H2O होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 होगा। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, दो एलिमेंट कंबाइन करके डिफरेंट कंपाउंड बना सकते हैं, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन कर सकते हैं, डाल्टन्स ने दिया था लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। वैसे ही गेल-लुसाक लॉ है, लॉ ऑफ वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम में कंज्यूम होते हैं। सिमिलरली लॉ ऑफ इक्विवेलेंट या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। तो दीज आर द लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। इसमें टोटल हम लोग को 5 लॉ डिस्कस करना है। जो नेक्स्ट टॉपिक है डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन्स ने सबसे पहले डिफाइन किया कि एटम क्या है। एटम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, फर्दर डिविजिबल नहीं है, एटम सिंपल रेशियो में कंबाइन करता है। एक एलिमेंट के जो एटम है बाय मास और साइज सिमिलर होते हैं, लेकिन बहुत सारे लिमिटेशन भी है, हम लोग पढ़ेंगे। लिमिटेशन एंड एडवांटेज ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक लॉ थ्योरी। डाल्टन्स थ्योरी के अकॉर्डिंग आइसोबार आइसोटोप्स को हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। आज हमारे पास ऐसा भी कंपाउंड है जिसका रेशियो जो है होल नंबर नहीं होता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। फॉर एग्जांपल Fe0.95O। तो यहाँ एटम का जो कॉम्बिनेशन है आयरन ऑक्सीजन का होल नंबर में नहीं है, डेसिमल में है 0.95। दिस इज नोन एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक कंपाउंड। इसमें रेशियो सिंपल नहीं है, डाल्टन लॉ को फॉलो नहीं करता है। तो इस टॉपिक में हम लोग डाल्टन लॉ का लिमिटेशन और उसका एडवांटेज या थ्योरी डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो टर्म है एटॉमिक मास। जो एटॉमिक मास होता है दैट इज द मास ऑफ एटम। और एटम जो है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का बना होता है। तो जो सम ऑफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है दैट इज द एटॉमिक मास। लेकिन इलेक्ट्रॉन का मास नेग्लिजिबल होता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास लगभग इक्वल होता है। जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का मास है उसको 1 यूनिट या 1 AMU हम लोग लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। फॉर एग्जांपल जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो 2000 टाइम्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, तो इसका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है। तो एक्चुअली जो एटॉमिक मास है दैट इज द मास ऑफ सम ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और मास जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है दैट इज इन द रेंज ऑफ 10⁻⁻24 ग्राम के रेंज में होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो एटम के मास को हम लोग एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट यूज़ करते हैं दैट इज AMU, एटॉमिक मास यूनिट, या इसी को U से डिनोट करते हैं, यूनिफाइड मास, या इसी को डाल्टन से डिनोट करते हैं। तो दिस इज द यूनिट फॉर मास ऑफ एन एटम और मास ऑफ मॉलिक्यूल AMU। फॉर एग्जांपल कार्बन का एक एटम का मास 12 AMU है। इसी में हम लोग बात करेंगे एवरेज एटॉमिक मास। कुछ एलिमेंट ऐसे हैं जिसका मास होल नंबर नहीं होता है, फ्रैक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल क्लोरीन, तो जो क्लोरीन का मास है 35.5 है। तो ये डेसिमल फ्रैक्शन कहाँ से आता है, जबकि मास ऑफ जो एटम है जनरली सम ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास 1 यूनिट 1 AMU लेते हैं। ये फ्रैक्शन कैसे आता है, तो ये जो फ्रैक्शनल मास है दैट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। अगर किसी एलिमेंट के आइसोटोप्स है तो नेचर में वो डिफरेंट परसेंटेज के रूप में पाए जाते हैं, और फिर उसका जो मास होता है
परसेंटेज के हिसाब से एवरेज लेते हैं और दैट इज एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जांपल जो क्लोरीन का मास है 35.5 है। क्यों? क्योंकि क्लोरीन का 2 आइसोटोप्स होता है, एक क्लोरीन 35 होता है और एक जो है क्लोरीन का आइसोटोप जो है 37 है। आइसोटोप्स कहते हैं, एटॉमिक नंबर तो सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। और इसका परसेंटेज जो नेचर में एक्सपेरिमेंटली देखा गया ये 75% पाया जाता है, जबकि ये 25% पाया जाता है। तो इसके हिसाब से हम लोग एवरेज मास लेते हैं। एवरेज मास जो होता है 35 × 75 प्लस जो है 37 × 25 बाई 100। इस मेथड से हम लोग एवरेज एटॉमिक मास निकालते हैं। तो ये जस्ट अभी हम समराइज कर रहे हैं, फिर हम लोग बहुत ही सिस्टमेटिक सारे चीज़ को लिखेंगे, एग्जाम्पल भी देखेंगे, डिफाइन भी करेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर एटॉमिक मास को फॉर एग्जांपल कार्बन का एटॉमिक मास 12 mu है, अगर हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर देते हैं दैट इज नोन एज ग्राम एटॉमिक मास, और उसी को हम लोग मोलर मास के भी नाम से जानते हैं। अगर मॉलिक्यूल का जो मास है mu में, फॉर एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट का जो एक मॉलिक्यूल है दैट इज 100 mu, अगर उसी को हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस कर दें 100 ग्राम, तो दैट इज नोन एज ए ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो जो एटॉमिक मास है इसमें हम लोग एटॉमिक मास, एवरेज एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है मोल कंसेप्ट। मोल क्या है? ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जिसमें से मोल भी एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और मोल को हम लोग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एक्सप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं। इसको नंबर के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं डजन, दर्जन, कि 1 डजन जो है ये 12 क्वांटिटी 12 यूनिट का होता है। अब ये 12 जो है कि एक भी हो सकता है, 12 जो है कॉपी भी हो सकता है, इसको 1 डजन एक कहेंगे, 1 डजन कॉपी कहेंगे, लेकिन क्वांटिटी इसका 12 ही है। वैसे ही मोल भी एक डिफरेंट क्वांटिटी होता है और मोल को यूज़ करते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस करने के लिए। तो नंबर ऑफ क्वांटिटी के रूप में अगर मोल को डिफाइन करें तो ये जो मोल है हमारा, जिसको n से डिनोट करते हैं, दैट इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23। ये जो क्वांटिटी है, नंबर है, चाहे नंबर ऑफ पार्टिकल हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, ये जो पार्टिकल है या इतना नंबर ऑफ पॉपुलेशन हो सकता है, ये जो क्वांटिटी है ये एक मोल को डिनोट करता है, जिसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर के नाम से भी जानते हैं। तो एक मोल एटम या एक मोल मॉलिक्यूल का जो मास है, जिसको हम लोग ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज द मोलर मास। अगर गैसियस एलिमेंट है, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, तो उसका एक डिफिनिट वॉल्यूम दैट इज 22.4 लीटर। अगर इतना लीटर गैस है STP या NTP पर, दिस डिनोट 1 मोल ऑफ गैस। तो मोल को हम लोग वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में भी डिफाइन कर सकते हैं। मोल को हम लोग नंबर ऑफ पार्टिकल या एंटिटी के रूप में भी डिफाइन कर सकते हैं। जब एटम और मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं, दैट इज नोन एज ए मोलर मास। तो दिस इज द मोल कंसेप्ट। जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज कंपोजिशन। परसेंटेज कंपोजिशन क्या होता है कि कोई कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल वाटर, तो वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, दैट इज H2O। तो जो H2O है, अब इसकी अगर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर वेट की बात करें, तो 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, टोटल मास 18 आ गया। तो टोटल 18 ग्राम में हाइड्रोजन का कंपोजिशन कितना है? 2 ग्राम है। तो परसेंटेज ऑफ जो हाइड्रोजन की बात करेंगे, ये 2 × टोटल मास × 100। तो दिस इज द परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इन वाटर। तो इस प्रकार हम लोग किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन किसी कंपाउंड में डिफाइन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज परसेंटेज कंपोजिशन। जो डिटर्मिनेशन ऑफ परसेंटेज कंपोजिशन है, लेबोरेटरी एक्सरसाइज भी है। कोई भी अननोन कंपाउंड है तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं उसका एलिमेंटल कंपोजिशन क्या है। जैसे वाटर, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये हम लोग को देखना होता है, फाइंड करना होता है।
इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है। फिर हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन निकालते हैं और परसेंटेज कंपोजिशन के हेल्प से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डिटरमाइन कर सकते हैं। तो परसेंटेज कंपोजिशन से ही रिलेटेड हमारा एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करते हैं। तो इसी के हेल्प से हम लोग एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ए कंपाउंड निकाल सकते हैं। तो इसमें हम लोग परसेंटेज कंपोजिशन के साथ साथ एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, कि कोई रिएक्शन लिखते हैं तो बैलेंस रिएक्शन लिखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बैलेंस रिएक्शन से हम लोग को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है कि कितना रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ, प्रोडक्ट कितना बनेगा। और इस टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल जो है कि पूछे जाते हैं, बनते हैं, लेकिन इसमें कई लेवल पर हर्डल होता है कि रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा, ये हमारा प्रीवियस नॉलेज पहले से जानकारी होना चाहिए, या फिर रिएक्शन लिखने के बाद उसको बैलेंस करना। बैलेंस करने के लिए फिर रूल होते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज़ करते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड भी यूज़ करते हैं, हाफ सेल मेथड, हाफ इक्वेशन मेथड है, तो इसमें रिएक्शन को बैलेंस भी करते हैं। या उसी का शॉर्ट फॉर्म है प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम कंजर्व करके, नंबर ऑफ एटम इक्वेट करके उससे भी हम लोग प्रोडक्ट का अमाउंट निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, जो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट है। तो कोई भी रिएक्शन है जिसमें ए और बी मिलकर अगर प्रोडक्ट बना रहा है और हमको ए मालूम है कितना ग्राम है, रिएक्टेंट मालूम है, तो बिना रिएक्शन को लिखे और रिएक्शन को बैलेंस किए हम लोग अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। दिस इज नोन एज लॉ ऑफ इक्विवेलेंट। यानी इसका एडवांटेज है, न ही रिएक्शन को कंप्लीट लिखने की ज़रूरत है और ना ही उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। हम लोग डायरेक्ट जो है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ लॉ इक्विवेलेंट। तो लॉ ऑफ इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर x इक्विवेलेंट ए का कंबाइन हो रहा है, इसका भी x इक्विवेलेंट ही यूज होगा। हम लोग आगे देखेंगे इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, कैसे निकालते हैं। तो अगर इसका अमाउंट दिया हुआ है तो उससे हम लोग को इक्विवेलेंट पता चल जाता है। तो अगर x इक्विवेलेंट ए का यूज हो रहा है तो b का भी x इक्विवेलेंट ही यूज होगा और प्रोडक्ट भी x इक्विवेलेंट बनेगा। बस इसमें एक हम लोग टर्म सीखना होता है, बस इसमें एक टर्म हम लोग को सीखना होता है, व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट, उसका फार्मूला क्या है, एसिड के लिए, बेस के लिए, साल्ट के लिए। दिस ऑल अंडर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, दैट इज चार्ज। तो किसी भी न्यूट्रल एलिमेंट पर, मेटल पर चार्ज जीरो होता है, लेकिन वो कंबाइन करता है, कंपाउंड बनाता है, तो उसमें चार्ज जो है पॉजिटिव या निगेटिव हो सकता है, दैट इज नोन एज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो बहुत सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होता है। जैसे पहला ग्रुप है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीरियम, दे हैव फिक्स ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट इज +1। जो सेकेंड ग्रुप है बी मैजिक, कार ऑफ सरबरा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होता है। लेकिन जो डी ब्लॉक एलिमेंट है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट चार्ज वेरी करता है। फॉर एग्जांपल कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है, कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 भी होता है। जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो बाय नेम इसको अस कहते हैं, क्यूप्रस ऑक्साइड, क्यूप्रस क्लोराइड। जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है तो नाम में सफिक्स इक लगाते हैं, क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ऐसे ही आयरन का वेरिएबल होता है, +2 भी हो सकता है, +3 भी हो सकता है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट का वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, क्यों होता है, क्या क्या हो सकता है, कितना वेरी कर सकता है, रेंज क्या हो सकता है, ये सब हम लोग को पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट 12th इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। लेकिन यहाँ पर हम लोग बेसिक डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। ऐसे ही पी ब्लॉक एलिमेंट सल्फर, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट SO2 में जैसे कि +4 हो जाता है। अगर इसका सल्फ्यूरिक एसिड ले लें तो जो सेंट्रल एटम सल्फर है इसमें +6 हो जाता है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालते हैं इसका बेसिक रूल है, हम लोग पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। जो नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन टर्म या मोल कंसेप्ट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है, दोनों को मिलाते हैं तो कंसंट्रेशन होता है। तो कंसंट्रेशन में सॉल्यूट का अमाउंट कितना है, मोल कितना है,
उसका मोल फ्रैक्शन कितना है, और उसके आधार पर हम लोग जो है कि मोलारिटी, अगर आयनिक कंपाउंड है तो उसी को हम लोग फॉर्मेलिटी वर्ड यूज़ करते हैं, या फिर नॉर्मलिटी जब इक्विवेलेंट वेट पर लीटर लेते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट पर लीटर, मोलारिटी मोल पर लीटर, मोलालिटी मोल पर केजी, मास परसेंटेज मास बाई मास परसेंटेज, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट्स पर मिलियन। तो दीज आर द सम टर्म दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में दोनों का अमाउंट इंक्लूडेड होता है, सॉल्यूट का भी और सॉल्वेंट का भी, दोनों को मिलाकर हम लोग कंसंट्रेशन टर्म बनाते हैं, और उससे पता चलता है कोई सॉल्यूशन कितना कंसंट्रेटेड है, सॉल्यूट का अमाउंट कितना ज़्यादा है या सॉल्वेंट का अमाउंट ज़्यादा है। इससे हम लोग को सॉल्यूट और सॉल्वेंट का कंपैरेटिव अमाउंट का पता चलता है। जो नेक्स्ट टॉपिक है परसेंटेज सल्फर ट्राईऑक्साइड इन ओलियम। ओलियम जो होता है दैट इज H2S2O7। जब सल्फ्यूरिक एसिड SO3 से कंबाइन करता है तो ओलियम बनता है। दिस इज द वे टू स्टोर सल्फर ट्राईऑक्साइड और फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें हम लोग को परसेंटेज प्यूरिटी की बात करते हैं, कंटेंट की बात करते हैं। ये सिमिलर टॉपिक ये भी है। जो H2O2 है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका स्ट्रेंथ जो है वॉल्यूम स्ट्रेंथ के रूप में इसका स्ट्रेंथ एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल 10 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन, 20 वॉल्यूम H2O2 सॉल्यूशन। तो इसका जो कंसंट्रेशन है एक्सप्रेस इन टर्म ऑफ वॉल्यूम स्ट्रेंथ। तो हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज वॉल्यूम स्ट्रेंथ। या जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है उसका रिलेशन क्या है, मोलारिटी से, नॉर्मलिटी से, या ग्राम पर लीटर से उसका रिलेशन क्या है। नेक्स्ट जो टर्म है हार्डनेस ऑफ वाटर। जो वाटर, हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर। हार्ड वाटर किसको कहते हैं, जब वाटर में सॉल्यूबल साल्ट प्रेजेंट रहता है, खासकर कैल्शियम और मैग्नीशियम का, दैट इज सल्फेट एंड क्लोराइड, दैट इज नोन एज हार्ड वाटर। तो कितना अमाउंट प्रेजेंट है कैल्शियम और मैग्नीशियम का सॉल्यूबल साल्ट का, उसी के आधार पर हम लोग हार्डनेस ऑफ वाटर डिफाइन करते हैं। यहाँ से भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन, मोल से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, क्योंकि जो हार्डनेस ऑफ वाटर एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। जो स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में एक्सप्रेस करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन हार्डनेस ऑफ वाटर से मिलता है। ऐसे ये जो हार्डनेस ऑफ वाटर है ये हम लोग हाइड्रोजन चैप्टर में भी पढ़ेंगे। तो इसमें जितना टॉपिक है वो कहीं ना कहीं डिफरेंट चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है। फॉर एग्जांपल हार्डनेस ऑफ वाटर, हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक 11th में हम लोग को पढ़ना है हाइड्रोजन चैप्टर। उसमें हम लोग बात करेंगे वाटर, हार्डनेस ऑफ वाटर, कैसे उसको रिमूव कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर को फिजिकली केमिकली कैसे रिमूव कर सकते हैं, हार्डनेस ऑफ वाटर क्यों होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर को कैसे एक्सप्रेस करते हैं। तो ये हाइड्रोजन चैप्टर में। वैसे ही ये जो कंसंट्रेशन टर्म है ये 12th में एक चैप्टर है सॉल्यूशन फिजिकल केमिस्ट्री में, वहाँ हम लोग बहुत डिटेल से पढ़ना है। तो एक तरह से जो सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री है ये सारे फिजिकल केमिस्ट्री का निचोड़ है। इसमें जो सारा टर्म है, डिफिनीशन है, एग्जाम्पल है, फार्मूला है, और ख़ासकर जो न्यूमेरिकल एस्पेक्ट है उसको इस चैप्टर में हैंडल करना है। और नेक्स्ट और लास्ट जो टॉपिक है ग्राफ एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो इसमें हम लोग देखेंगे ग्राफ क्या होता है, हम लोग 10th में भी पढ़े होंगे या फिर आगे भी पढ़ना है ग्राफ। तो ग्राफ जो होता है इसमें एक एक्स कोऑर्डिनेट होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, वाई वेरिएबल होता है और एक्स वेरिएबल होता है। और इससे रिलेटेड बहुत सारा हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ, और इसका स्टैंडर्ड फार्मूला क्या होगा, या फिर सिग्मॉइड ग्राफ होगा, या एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा, या सर्कुलर होगा, या रेक्टेंगुलर होगा, जो है कि रेक्टेंगुलर होगा। बहुत सारे ऐसे फार्मूला है, रिलेशन हम लोग देखेंगे फिजिकल केमिस्ट्री में जिसको हम लोग ग्राफिकल मेथड से बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ग्राफिकली बहुत आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉयल्स लॉ की हम लोग बात करें, गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ कि प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होता है, और इसी को अगर कांस्टेंट कर दे तो K/V। अगर ये y एक्सिस है, अगर ये y कोऑर्डिनेट है तो ये x कोऑर्डिनेट है,
और y = 1/x का जो ग्राफ होता है दैट इज एक्सपोनेंशियल ग्राफ होता है, वेरिएशन एक्सपोनेंशियल होता है। तो प्रेशर वॉल्यूम का ये वेरिएशन एक्सपोनेंशियल है। इसी को हम लोग लॉग के रूप में एक्सप्रेस करते हैं। तो लॉग या ln p जो होता है माइनस लॉग v हो जाएगा, यानी इसका ग्राफ लॉग में निगेटिव स्लोप के साथ जो है कि हमारा लॉग p और ये लॉग v हो गया। तो ग्राफिकल मेथड से हम लोग बहुत सारे फार्मूला को, इक्वेशन को बहुत आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हैं, उस पर बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ही जो डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन है, लॉग, एंटी लॉग है, उसका भी हम लोग का ज़रूरत पड़ता है। यहाँ इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, ये सब टर्म भी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में या तो फार्मूला को इस्टेब्लिश करने में, प्रूव करने में यूज़ करते हैं, फार्मूला को डिराइव करने में यूज़ करते हैं। नीट के लिए तो डेरिवेशन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जीमेंस एडवांस के लिए हम लोग डेरिवेशन भी हम लोग को समझना है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल इनपुट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम pH की बात करें, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो ये लॉग फंक्शन होता है, लॉग ऑफ H+ आयन। वैसे ही अगर हम डेल्टा जी गिव्स एनर्जी, थर्मोडायनेमिक्स में हम लोग पढ़ेंगे क्या होता है डेल्टा जी। यहाँ जो है इस बात का टेंशन नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ जस्ट हम लोग ओवरव्यू ले रहे हैं टॉपिक का कि इस चैप्टर में कौन कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है। और ये सारे टॉपिक कहीं ना कहीं फिर हम लोग को डिफरेंट चैप्टर में पढ़ना है। यहाँ पर सिर्फ उसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल और उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ फार्मूला और डिफिनीशन। इसलिए इस बात के लिए टेंशन नहीं लेना है कि जो है कि इसमें कुछ नहीं समझे, जस्ट हम लोग ओवरव्यू, ट्रेलर इस चैप्टर का हम लोग देख रहे हैं। तो डेल्टा जी क्या होता है? एनर्जी होता है, गिव्स एनर्जी। किसी भी रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए ये एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। और ये जो वैल्यू होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के टर्म में -2.303 RT लॉग के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। R गैस कांस्टेंट ये टेम्परेचर होता है। तो लॉग और एंटी लॉग टेबल का हम लोग यूज़ करते हैं। वैसे ही जो वर्क डन हम लोग निकालेंगे आइसोथर्मल एक्सपेंशन थर्मोडायनेमिक्स में, तो वहाँ इंटीग्रेशन के हेल्प से हम लोग प्रूव करते हैं कि जो वर्क डन होता है 2.303 RT लॉग V2/V1 फाइनल और इनिशियल वॉल्यूम। तो ये जो फार्मूला इस्टेब्लिश करते हैं वहाँ इंटीग्रेशन का यूज़ करते हैं। केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग जो फर्स्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर का रिएक्शन डिराइव करते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सारा मैथमेटिकल जो इनपुट है इसमें हम लोग को सीखना है, समझना है। और न्यूमेरिकल में छोटा सा जो प्रॉब्लम होता है कि हम लोग कैलकुलेशन कितना फास्ट करें, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स हैं, ट्रिक है। तो इसमें एक और जो टॉपिक छूट रहा है दैट इज लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट, तो लिमिटिंग रिएजेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लिमिटिंग रिएजेंट से भी क्वेश्चन जो केमिकल इक्वेशन से बनता है, एक क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट का होता है, जिसमें हम लोग को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना होता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए लिमिटिंग रिएजेंट। मान लीजिए कोई रिएक्शन है A+B और ये CD बन रहा है और इसका अमाउंट दिया हुआ है 5 ग्राम, 10 ग्राम। तो इसमें लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा ये पहचानना होता है, या लिमिटिंग रिएजेंट के हिसाब से अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट कितना बनेगा। तो किसी भी रिएक्शन में वह रिएक्टेंट जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाता है दैट लिमिट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट, इसलिए उसको लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं, जो कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाता है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी बनते हैं। तो ये हमारा इस चैप्टर का ओवरव्यू था। ये सारा चीज़ हम लोग 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ओके, थैंक यू। फिर हम लोग मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।